विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि कम अपचयन विभव वालों को ऊपर और सबसे अधिक अपचयन विभव वालों को नीचे व्यवस्थित किया गया है। और ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव के मान में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे लिथियम के बाद में कौन आता है? पोटेशियम। तो इसको याद करने का एक तरीका भी बनाया है कि लेके बारात कान्ना मज्जे से आला मंजन करे तो फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी। इसके बाद में हाइड्रोजन आता है कि क्यों आई आगे पारो जगह कम बची है, थोड़ा पीड़ा लिखना पड़ेगा। देखो, लेके बारात कान्ना मजे से आला मन जन करे तो फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी। हाइड्रोजन कि क्यों आई आगे पारो गोरी कल पीटी और फिरे। तो इस प्रकार से एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसमें सबसे कम अपचयन विभव लिथियम का होता है, और लिथियम का अपचयन विभव होता है -3.05, जबकि सबसे अधिक अपचयन विभव फ्लोरीन का होता है +2.87। और जो बीच में आता है हाइड्रोजन, उसका अपचयन विभव 0 होता है, यानी कि इसका अपचयन विभव -3.05 वोल्ट और इसका अपचयन विभव है वो 0.0 वोल्ट और इसका अपचयन विभव है +2.87 वोल्ट होता है। और ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव के मान लगातार बढ़ते हैं और अपचयन विभव के मान यहां पर बढ़ते बढ़ते हाइड्रोजन तक पहुंचते पहुंचते 0 हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से पहले वालों के अपचयन विभव है वो क्या है? नेगेटिव होते हैं। हाइड्रोजन से पहले वालों के अपचयन विभव होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और इसमें कुछ के अपचयन विभव याद रखना, जिंक का अपचयन विभव जैसे -0.76 होता है, Fe का होता है -0.44 और ऊपर से नीचे जा रही है तो अपचयन विभव बढ़ रही है और हाइड्रोजन का अपचयन विभव बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? 0 हो गया। और नीचे जाती है तो अपचयन विभव और बढ़ते हैं। कॉपर का होता है 0.34 पॉजिटिव का, तो इनका सभी का पॉजिटिव में होता है, नीचे वालों का। ऊपर वालों का सभी का किस में होता है? नेगेटिव में होता है। और हाइड्रोजन का कैसा होता है? 0 होता है। तो इस प्रकार से एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर ही ऊपर लिथियम होता है, यानी कि लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? अपचयन विभव के मान हो रही है वो बढ़ रही है। तो ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव के मान क्या हो रही है? अपने ऐसे याद रखिए कि कहां से कहां जा रही है? अपने ऊपर से नीचे जा रही है। ऊपर से नीचे को याद रखोगे तो सबसे पहली बात बताएं कि ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव का अर्थ है रिडॉक्स पोटेंशियल है, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल है।
रिडक्शन पोटेंशियल के मान है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो अच्छा अपचायक होता है, इसीलिए लिथियम दुनिया का सबसे प्रबल अपचायक होता है। तो सबसे पहली बात यहां से क्या निकल कर आई सामने कि लिथियम दुनिया का सबसे प्रबल अपचायक है, सबसे प्रबल अपचायक है। यानी कि ये दूसरों का अपचयन कर देगा, और जो दूसरों का अपचयन कर देगा तो इसका खुद का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो लिथियम है वो स्ट्रोंगेस्ट, लिथियम कैसा है, स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, और लिथियम है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करना चाहता है। और लिथियम इलेक्ट्रॉन दान करेगा, मान लो ऑक्सीजन आया, इसने लिथियम ने मान लो कि इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तो लिथियम प्लस में बदल गया और ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ गया, -2 आ गया। तो लिथियम का तो ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का अपचयन कर दिया। ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है, इसीलिए अपचयन करवाने वाला कौन है, लिथियम। तो लिथियम क्या हो गया, अपचायक। और अपचायक क्या होते हैं, जो दूसरों का अपचयन कर देते हैं वो अपचायक। ऑक्सीकारक कौन से होते हैं, जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर देते हैं वो ऑक्सीकारक है। भले कौन से होते हैं, भले लोग, जो दूसरों का भला कर देते हैं वो भले लोग हैं। दूसरों का अपचयन कर दे वो अपचायक हैं, दूसरों का ऑक्सीकरण कर दे वो ऑक्सीकारक हैं। और जो दूसरों का जैसा करता है उसका विपरीत उसके साथ होता है। जैसे कोई दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहा है तो खुद का अपचयन होगा, दूसरे का अपचयन कर रहा है खुद का ऑक्सीकरण होगा। तो लिथियम है वो दुनिया का सबसे प्रबल अपचायक है, यानी कि परमाणुविक अवस्था में। और विलियन अवस्था की बात है, परमाणु अवस्था में और विलियन में लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। क्यों है, क्योंकि ये दूसरों का अपचयन आसानी से कर देता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण लिथियम की जल योजन ऊर्जा है। लिथियम का कारण क्या है, उच्च जल योजन ऊर्जा है। इसकी जल योजन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, लिथियम को जब भी विलयन में डाला जाता है तो इसके चारों तरफ जल इकट्ठा हो जाता है, और इस दौरान एक ऊष्मा बाहर निकलती है। ये ऊर्जा इतनी होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा ग्रहण कर लेगा, जिससे दूसरे का अपचयन हो जाएगा और लिथियम के खुद का ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके पश्चात बात करें अपने बात करे थे अपचायक की, तो लिथियम दुनिया का सबसे प्रबल अपचायक है। तो इसके विपरीत फ्लोरीन दुनिया का सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। किसी का ऑक्सीकरण करवाना हो तो फ्लोरीन को बुला कर लाते हैं, किसी का अपचयन करवाना हो तो लिथियम। ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता कम होगी और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। एनोड व कैथोड का कोई भी सेल होता है, उसमें एनोड व कैथोड का निर्धारण कैसे होता है, एनोड व कैथोड का निर्धारण, एनोड व कैथोड का निर्धारण कैसे होता है। तो ऐसा निर्धारण विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप आसानी से कर सकते हो कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एनोड कौन है कैथोड कौन है। तो ऊपर वाला होता है वो एनोड होता है, नीचे वाला क्या होता है, कैथोड। ऊपर और नीचे का कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको ये सारणी याद रखनी पड़ेगी। याद करने का तरीका बता दिया आपको, मैं लिख हो देता हूं याद करने का तरीका, ताकि आपकी किसी के कोई दिक्कत न आए कि लेके
लेके, क्या लेकर करें, बारात, लेके बारात कान्हा, लेके बारात कान्हा मजे से आला, लेके बारात कान्हा मजे से आना, आला कह दो, लेके बारात कान्हा मजे से आला, मन जन, मन जन करे, मंजन करे, मंजन दांतों के मंजन करते हो आप, मंजन करे, मंजन करे तो फेंक दे, फेंक दे, देखो इसको दोनों को एक साथ याद रखना, फेंक दे, क्या फेंक दे, निगाहें, मंजन करे तो फेंक दे निगाहें, निगाहें, सुंदरी, पीपी से प्यार भरी, प्यार भरी, मंजन करे तो फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी। इसके बाद में हाइड्रोजन आ गया, इसके बाद में क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई आगे, क्यों आई आगे पारो, क्यों आई आगे पारो की बोरी, बोरी कल पिटी, बोरी कल पिटी और फिरे, और फिरे, क्यों आई आगे पारो, देखो लेके बारात कान्हा मजे से आला, मन जन करे तो फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन क्यों आई आगे पारो, बोरी कल पिटी और फिरे। इस प्रकार से आपको ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो याद कर लेनी है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन दान देने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करना चाहता है लिथियम और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है फ्लोरीन। तो लिथियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, ऊपर वाले बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, लिथियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, तो इसको बाहर अपने रख ही नहीं सकते, लिथियम बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। आपको पता है कि सोडियम होता है, इसको भी मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है, हवा में रखते ही वो आग पकड़ लेता है, तो इससे भी ज्यादा क्रियाशील होता है लिथियम वगैरह। तो सबसे पहले बात कर रहे थे अपने एनोड व कैथोड का निर्धारण, ऊपर वाला एनोड बनेगा, नीचे वाला कैथोड बनेगा। जैसे आपको दे दिया जाए, एक तो दे दिया जाए जिंक और एक दे दिया जाए कॉपर का जोड़ा दे दिया गया, तो ऊपर कौन है जिंक में, ये बैठा जिंक और कॉपर का है ये बैठा कॉपर, तो ऊपर जो आएगा वो एनोड बनेगा, नीचे आएगा वो कैथोड बनेगा। तो आपको पता है जिंक को एनोड बनाया था आपने गैल्वेनिक सेल में, और कॉपर को क्या बनाया था, कैथोड बनाया था। याद आया ना, वेरी गुड, सभी की एक साथ याद आ गया। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर दे दिया जाए, एक Mg दे दिया मान लो और एक निकल दे दिया, तो Mg और निकल में एनोड कौन है और कैथोड कौन है, इस प्रकार से दे दिया जाए अचानक ही एग्जाम में आ जाए इसमें एनोड के कौन सा होगा कैथोड कौन सा होगा, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दे पाओगे जब आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होगी, यानी कि लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन करे तो फेंक देने का सुंदरी प्यार भरी, क्यों आई आगे पारो बोरी कल पिटी और फिर इस प्रकार से आपने याद कर रखी है, तो आप देखोगे कि Mg ऊपर बैठा है और निकल है वो नीचे बैठी है, ऊपर वाला एनोड होता है, नीचे वाला कैथोड होता है, तो ये एनोड और ये कैथोड है। तो इस प्रकार से एनोड व कैथोड का निर्धारण अब हुआ आसान। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिए, ऊपर वाला एनोड व नीचे वाला कैथोड, यानी कि अपने ऐसे कहें कम अपचयन विभव वाला तो क्या होता है, एनोड होता है, अधिक अपचयन विभव वाला कैथोड होता है। जिंक और कॉपर की बात करें तो जिंक को एनोड क्यों कहा, क्योंकि इसका -0.76 से अपचयन विभव होता है और कॉपर का +0.34 होता है, तो यानी कम अपचयन विभव वाला नोड व अधिक अपचयन विभव वाला क्या होता है, कैथोड होता है। धातुओं की क्रियाशीलता बतानी हो, दूसरा अपने अनुप्रयोग इसको इस प्रकार से बताएं कि धातुओं की क्रियाशीलता की बात करें तो कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो जिसका अपचयन विभव कम है वो ज्यादा क्रियाशील होगी, और जिसका अपचयन विभव ज्यादा है वो क्या होगी, कम क्रियाशील होगी।
तो सबसे पहले बात करें धातुओं की क्रियाशीलता की। धातुओं की क्रियाशीलता में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती जाती है। यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे धातुओं की क्रियाशीलता कम होगी। अपने सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है लिथियम, तो लेके बारात काना मजे से आला मन जन करे तो फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी। तो जैसे जैसे अपने नीचे जा रही है क्रियाशीलता क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये है धातु है। इसके बाद में किसका नंबर आएगा, कॉपर का। इसके बाद में सब इससे भी कम क्रियाशील होती है चांदी, और चांदी से कम क्रियाशील क्या होता है, पारा। उसके बाद में प्लेटिनम, और प्लेटिनम से कम क्रियाशील सोना। तो यानी कि सोना और प्लेटिनम होते हैं वो सबसे कम क्रियाशील है। प्लेटिनम और जो सोना है वो सबसे कम क्रियाशील है। इसीलिए सबसे कम क्रियाशील होने के कारण इनका उपयोग, सोना और प्लेटिनम का उपयोग क्या काम आते हैं, सोना और प्लेटिनम आभूषण बनाने के काम आते हैं, गहने बनाने के काम आते हैं। तो जो महिलाएं गहने आभूषण पहनती है, पुरुष भी पहनते हैं आजकल, तो वो किसके बने होते हैं, सोना और प्लेटिनम के बने होते हैं। तो फिर ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील धातु के क्यों नहीं पहनते। अपने जैसे मान लो कोई आभूषण नाक में पहना, और अपने शाम को मान लो नाक में वो आभूषण पहन कर सो गई, और उस आभूषण ने नाक के साथ क्रिया कर ली। सुबह उठकर देखा कि नाक ही नहीं है, नाक कहां गया। तो नाक ने क्या कर ली, उस मेटल के साथ क्रिया कर ली, जिसके कारण ज्यादा क्रियाशील धातु है उनका उपयोग अपने नहीं करते। कम क्रियाशील धातु है उनका उपयोग करते हैं, ताकि कोई भी अपने शरीर को कोई नुकसान न पहुंचा दे। हाँ, देखो नॉन मेटल में जो नीचे वाली, ऊपर वाली तो धातु ज्यादा क्रियाशील होती है, ऊपर से नीचे जाते हैं धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, और नीचे वाली धातु ज्यादा क्रियाशील होती है, क्योंकि धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। ऊपर वालों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। लेकिन यह धातुओं में सबसे जो नीचे वाली है, जैसे फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होगी, तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील। उसके बाद में बेचारी क्लोरीन का नंबर आएगा, उसके बाद में ब्रोमीन का नंबर आएगा, उसके बाद में आयोडीन का नंबर आएगा, उसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर आएगा। तो यह धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम ये रहेगा। क्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। तो ये है धातुओं की क्रियाशीलता। आप सभी जानते हो कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व माने जाए। 118 तत्वों में 19 धातु है, यानी कि 19 तो क्या है, नॉन मेटल है, और 7 उपधातु है, यानी कि मेटेलॉइड है। 7 मेटेलॉइड है, और जो शेष बच गया वो क्या है, मेटल है। तो यानी कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक मेटल पाए जाते हैं। और आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा देखी होगी, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा देखी होगी। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा देखी क्या, तो ये कह रहे हैं रेखा तो जी फिल्मा में देखी। अरे टेढ़ी मेढ़ी रेखा आवर्त सारणी में भी है कि ये रही इस प्रकार से कि बोले शिव जी, क्या बोल रहे हैं शिव जी, बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कौन बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, कि बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा।
क्या कह रहे हैं शिव भगवान? देखो कि बोले शिव जी कि ऐसी तेरी आत्मा इस के इधर रह गए धातु और इधर रह गए ए धातु और इसके आसपास है कि बिना इलायची गरम इंडियन टी काशी गए शंकर प्रभु नाना पाटेकर आज सबसे भी छुड़े और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट फिर कल बाहर आई आत्मा। ये जो मैंने गोले बनाए हैं वो उप धातु है। उप धातु कितने होते हैं? मेटेलॉइड होते हैं दुनिया में 7 मेटेलॉइड, 19 धातु है, 7 मेटेलॉइड है। जो बच गए वो क्या है? 118 में से 19 और 7 कितने हो गए? 26 घटा दो तो ये 92 बच गए। और 92 क्या है? मेटल है। तो ये बात थी। और मेटल की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन दान करने की। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी ऊपर ही ऊपर आते हैं वो ज्यादा धात्विक प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। नीचे आते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे देखो ध्यान से, धातु है वो ऊपर बैठे रहते हैं, ए धातु होते हैं वो नीचे बैठे रहते हैं। तो अब चयन वो जिनका, जैसे अपने कहें धातु की क्रियाशीलता समानुपाती अब चयन होगी कि व्युत्क्रमानुपाती। जिसका अब चयन कम उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, तो धातुओं की क्रियाशीलता समानुपाती 1 अपॉन अपचयन विभव। धातुओं की क्रियाशीलता है वो 1 अपॉन अपचयन विभव के बराबर होगी। और ए धातुओं की क्रियाशीलता, ए धातुओं की क्रियाशीलता है वो समानुपाती होगी 1 अपॉन ए धातु की क्रियाशीलता। ए धातु तो वही ज्यादा क्रियाशील होगा जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा, तो समानुपाती क्या होगा? अपचयन विभव। यानी कि ए धातु तो वही ज्यादा क्रियाशील जिसका अपचयन विभव ज्यादा। तो अपने ऐसे कहें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है वो समानुपाती 1 अपॉन रिडक्शन पोटेंशियल। और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल है वो समानुपाती रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये इसके समानुपाती है। तो धातुओं की क्रियाशीलता ध्यान में आ गई, ए धातुओं की क्रियाशीलता ध्यान में आ गई। इसके बाद बात करते हैं अपने कुछ धातु ऐसे होते हैं, कुछ धातु ऐसी होती हैं जो अम्लों के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अम्लों के साथ क्रिया करते नहीं है। तो अपने एडिंग दे दें कि धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। कुछ धातु होते हैं, कुछ मेटल होते हैं वो एसिड के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे देखो जिंक को अपने H2SO4 के साथ रखा तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। जैसे मान लो कि आप केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल वर्क कर रहे थे और लास्ट के अंदर आपको थोड़ा सा H2SO4 बच गया, H2SO4 बच गया
तो आपको एक पात्र था, जिंक का पात्र था, जिंक के पात्र में वो H2SO4 डाल दिया। तो जिंक के पात्र में H2SO4 डाल दोगे तो जिंक वो H2SO4 के साथ क्रिया करेगा और तुरंत ही क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो जिंक का पात्र तुरंत ही काम आ जाएगा। तो जो जिंक का पात्र जो नीचे से जिंक काम आ रहा है, तो वो पात्र जैसे मान लो यहाँ पर जिंक का पात्र है ये, और इसमें H2SO4 डाल दिया आपने, तो ये जिंक तो क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा इसमें अभिक्रिया के दौरान, तो जिससे ये H2SO4 क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। और H2SO4 बहुत ही खतरनाक होता है, तो इससे क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। और आग लग जाएगी तो फिर प्रैक्टिकल लैब के अंदर तो बहुत ही अपने जो मटेरियल है वो आग पकड़ने वाले होते हैं, तो वो जिससे पूरी प्रैक्टिकल लैब है वो जलने लगेगी, यानी कि पूरी प्रैक्टिकल लैब में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें कि कभी भी आप प्रैक्टिकल लैब के अंदर कोई भी ऐसा काम न करें जिसकी आपको जानकारी न हो, या बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरी है। जहां से जो भी मटेरियल लिया गया है वही रखना जरूरी है। जिस पात्र से लिया गया कोई बचा हुआ है उस पात्र में रख दो या फिर बखेर दो उसको। सावधानी से काम लेना अत्यधिक आवश्यक है। तो ये ऐसी किस किस के साथ घटना घट सकती है, हाइड्रोजन से ऊपर किसी भी मेटल को यदि आप H2SO4 या कोई भी एसिड है उसके साथ क्रिया कराओगे तो क्रिया कर लेगा। जैसे मान लो कोई लोहे का पात्र था, उसके अंदर आपने HCl डाल दिया, तो क्या होगा, ये लोहे का पात्र HCl के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, और क्या बन जाएगा, FeCl2 या फिर FeCl3, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से सावधानी ये बरतनी होती है कि अपने हाइड्रोजन से ऊपर वाले अम्लों से भी ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनके पात्रों के अंदर आप अम्ल नहीं रख सकते। लेकिन नीचे वाला जैसे कॉपर का पात्र था उसमें आपने HCl रख दिया, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं हो पाएगी। कोई सोने का पात्र है उसमें H2SO4 रखा तो कोई क्रिया नहीं हो पाएगी। चांदी का पात्र है उसमें आपने HNO3 रखा तो कोई क्रिया नहीं हो पाएगी। यानी कि सामान्य कंडीशन में ये क्रिया नहीं करते। कोई आप कैटलिस्ट डालोगे, गर्म करोगे तब ये क्रिया कर लेंगे, लेकिन सामान्य कंडीशन में ये क्रिया नहीं करते। तो कॉपर, Ag, पिट्टी, Au इनके पात्र में आप अम्लों को रख सकते हो, लेकिन इनके अलावा ऊपर वालों में आप नहीं रख सकते। तो अम्ल को कहां रखा जाए, क्यों रखा जाए, कैसे रखा जाए, तो ये आप बात समझ गए। क्षारण की घटना की बात करें अपने, तो किनका क्षारण ज्यादा होता है, किनका क्षारण कम होता है। सबसे पहले तो ये बताइए आपके क्षारण होता क्या है, कि धातुएं होती है ना, धातुएं क्या करती है, धातुएं अम्ल, क्षार, जल वाष्प, वायुमंडल की ऑक्सीजन, वायुमंडल की अन्य गैसें इनके साथ क्रिया कर जाती है। तो धातुएं क्रिया करे ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे ऑक्सीकृत धातु होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इस घटना को क्षारण कहते हैं। जैसे मान लो वायुमंडल के अंदर Fe पड़ा था, इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली, जल भी इसने साथ में लिया, तो क्या बन गया, मान लो Fe2O3 3H2O, तो ये क्या है, जंग लग गया, इसका क्षारण हो गया। अब ये लोहा था वो अब क्या हो गया, जंग लग गया। एक तो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि लोहे के जंग लगने से उसका वेट बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, बढ़ जाता है। जंग लगने से वेट बढ़ जाता है, क्योंकि Fe था, पहले तो Fe था, अब क्या बन गया Fe2O3 3H2O,
जैसे मान लो 2Fe थे तो अब इतना सौदा लग गया इसके साथ है, तो पहले वाले वजन से ये भारी हो गया, तो जंग लगने से हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है। अब जंग, ये तो लोहे के जंग लगना, ये घटना क्या, एक प्रकार का क्षारण है, क्षारण का एग्जाम्पल है लोहे के जंग लगना। जैसे चांदी होती है, चांदी का मटमेला होना, चांदी होती है वो काली पीली सी हो जाती है ना, चांदी का मटमेला होना कहते हैं, वो भी एक क्षारण है। तांबे का हरा पड़ जाना, तांबे के उपकरण अपने घरों में, तांबे के जो पात्र होते हैं वो अपने घरों में होते हैं, वो हरे पड़ जाते हैं। चांदी के जो आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं वो भी चांदी मटमेली पड़ जाती है। चांदी मटमेली को आप फिर उनको साफ करने के लिए सामान्य महिलाएं नींबू का रस या कोई अन्य तरीके से साफ करती है। जैसे पाजेब है, ये अपने कई आभूषण होते हैं वो चांदी के बड़े होते हैं, चांदी का कड़ा वगैरह है, तो वो आपने देखा होगा कि काले पड़ जाते हैं, मटमेले से हो जाते हैं, तो वो भी एक क्षारण का कारण है। तो क्षारण किन का ज्यादा होता है? ऊपर वाली धातुओं का क्षारण ज्यादा होता है, नीचे वाली धातुओं का क्षारण क्या होता है? कम होता है। तो अपने ऐसे कहें क्षारण है वो समानुपाती किसके है? 1 अपचयन विभव के समानुपाती है। क्षारण है वो 1 अपचयन विभव के इक्वल होता है, यानी कि जिसका अपचयन विभव ज्यादा है उसका क्षारण है, अपचयन विभव ज्यादा है उसका क्षारण क्या होगा? कम होगा। जिनका अपचयन विभव कम है उसका क्षारण ज्यादा होगा। लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम तो इसका क्षारण सबसे ज्यादा, और सोने का अपचयन विभव सबसे ज्यादा, इसीलिए इसका क्षारण सबसे कम होता है। इसीलिए सोने का क्षारण नहीं होने के कारण सोना होता है, उसके काई काला पीला कुछ नहीं होता। तो अपने कहते हैं ना ये सोने के आभूषण लेंगे वो वैसे के वैसे रहते हैं, काले पीले कुछ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसका क्षारण नहीं होता, वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता। अपने जैसे स्नान वगैरह करते हैं, नहाते हैं तो पानी लगता है, इसके जल के साथ भी वो क्रिया नहीं करता, वायुमंडल के साथ क्रिया नहीं करता, और किसी से क्रिया नहीं करता, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। धातु में सबसे कम सोने की होती है, इसीलिए अपने सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। इसका क्षारण भी क्या होता है? कम होता है, लेकिन ये महंगा होता है। दिक्कत ये है। ध्यान में आया क्या? ध्यान दे दोबारा से। किसी सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देना चाहिए। ई नोट कैथोड का मतलब मानक स्थिति, मानक स्थिति में नोट लगाते हैं, मानक स्थिति में कैथोड का अपचयन विभव माइनस मानक स्थिति में एनोड का अपचयन विभव। कैथोड वाले में से एनोड वाला घटा दो। जैसे मान लो कि जिंक की छड़ जेडेनोसोफोर में डूबी हुई है, इस प्रकार से अपने सेल बनाया था कि एक जिंक की छड़ को जेडेनोसोफोर में डुबोकर रखा गया। दूसरी बात बताई कि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के अंदर डुबोकर रखा गया, साल्ट ब्रीज लवण सेतु लगा दिया गया, यहां पर इसका संबंध कर दिया। तो ये कैथोड है, कैथोड का अपचयन विभव को पहले लिखा, कैथोड कॉपर का है तो 0.34 होगा, एनोड का माइनस 0.76 होगा, तो माइनस का निशान लगाकर माइनस का लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये इतना आ गया। इसका मतलब है कि किसी सेल का सेल विभव अपने ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। किसी सेल का सेल विभव यदि धनात्मक आता है तो वो सेल बनेगा, और यदि किसी सेल का सेल विभव धनात्मक ही नहीं आता, ऋणात्मक आता है, तो वो सेल नहीं बन पाएगा, या फिर वो सेल बनेगा तो उल्टा काम करेगा। इसीलिए ये भी पता चल जाएगा कि कोई सेल बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड कर देख लो। यदि कैथोड में से एनोड का घटे धनात्मक आता है तो वो सेल बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। यानी कि किसी सेल की रिडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना है, किसी सेल की रिडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना है, तो वो संभावना तभी होती है जब कोई भी सेल बन रहा है उस सेल का सेल विभव क्या है? धनात्मक आए। कोई भी सेल बन रहा है उसका सेल विभव धनात्मक आए, यानी कि ई सेल बनाना चाह रही है अपने, तो वो क्या मान आना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो ही वो सेल बनेगा, नहीं तो सेल नहीं बनेगा। पॉजिटिव आने के लिए होना ऐसा चाहिए
कि इस नोड सेल का मान क्या होना चाहिए, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड होना चाहिए। तो यानी कि ई नोड कैथोड सेल निकालने उसका मान पॉजिटिव आए तभी वो रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, नहीं तो वो फिर रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कि विपरीत होगी। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुप्रयोग क्या है। तो धन्यवाद।